सुप्रभात छात्रों। हम पत्र, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, इसमें क्या भेद होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक जो होता है घरेलू पत्र होता है, या यह पत्र लिखने वाले का उस व्यक्ति के साथ सीधा संबंध होता है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होता है वो औपचारिक पत्रों की भाषा भी अलग होती है। ऐसे औपचारिक पत्र होते हैं जो कार्यालयीन पत्राचार के यानी पत्रालय में आते हैं। पाठ्यक्रम में रखे पत्र आवेदन पत्र होने के कारण औपचारिक पत्र प्रकार के अंतर्गत आते हैं। यानी आवेदन पत्र जो है वो औपचारिक पत्र में आ जाता है। औपचारिक पत्र लेखन में आवेदन के साथ प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के लिए आवेदन पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। तो ऐसे जो है तो यह यानी होते हैं। तो इसमें जो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो लिखते समय उसके महत्वपूर्ण हिस्से कौन से होते हैं, महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। जैसे शीर्ष भाग है, मध्य भाग है और अंतिम भाग है। शीर्ष भाग में महत्वपूर्ण होता है कि उसमें प्रेषक का पता होता है और प्रेषक प्रेषित ये दोनों के नाम होते हैं। और जैसे शीर्ष भाग में यानी स्वनिर्देश भी जो पत्र लिखने वाला होता है उसका नीचे अपना नाम या साक्षात्कारी भी होती है। मध्य भाग में जो कुछ इन्हें जिस व्यक्ति को उद्देश्य को लिख रहे हैं उसका उद्देश्य यानी इसमें मध्य में होता है। और अंतिम भाग जो होता है, अंतिम भाग आभार सूचक वाक्य जैसे धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये यानी पत्र के लिखने की पद्धति जो है इसके बारे में चर्चा है। तो पत्र के अंग जो होते हैं, पत्र के अंग यानी जब सबसे ऊपर यानी किसने लिखा है तो किसके द्वारा आया है इसके बारे में चर्चा होती है। जैसे तो शासकीय और सरकारी जो पत्र है तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यानी यह सरकारी पत्र जो होते हैं, एक विभाग यानी केंद्र सरकार का विभाग अपने अपने मंत्रालय से पत्र लिखेंगे तो वह अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। और राज्य सरकार अपने अपने विभागों में पत्र लिखते हैं तो वह यानी अर्ध शासकीय पत्र होते हैं। लेकिन केंद्र के द्वारा राज्य को पत्र भेजा जाता है वो अलग पद्धति का होता है। तो ऐसे यानी एक दूसरे के ऊपर यानी अलग लिखने की पद्धति होती है। तो वे पत्र सरकार की ओर से प्राप्त आदेशों निर्देशों के अनुसार सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी लिखता है। तो यानी यह ऊपर का जो मुख्य सचिव होता है उसके नीचे के, उसके नीचे का, उसके नीचे के, तो ये जैसे एक सीढ़ी है जो एक दूसरे को यानी आदेश देते रहते हैं या उसको यानी सरकार के द्वारा जो निर्णय हो चुका है वो एक दूसरे को प्रेषित कर देते हैं। पत्र के प्रारंभ में यानी संबोधन होना चाहिए। जैसे सरकारी अधिकारों को लिखते समय महोदय लिखा जाता है, यानी सरकारी दफ्तर के अधिकारियों को लिखते हैं तो उसी समय महोदय लिखा जाता है। और जैसे हम देखते हैं गैर सरकारी व्यक्तियों को लिखते समय प्रिय महोदय लिखा जाता है। तो यानी यहाँ भी यानी गैर सरकारी और सरकारी लिखते समय तो इसमें भी भेद होता है। सरकारी अधिकारियों को लिखते समय महोदय, गैर सरकारी अधिकारियों को लिखते समय प्रिय महोदय। सभी सरकारी पत्रों के अंत में अधोलेख के रूप में भवदीय लिखना चाहिए। यानी सभी सरकारी पत्र जो है उसके अंत में यानी आपका भवदीय ऐसा लिखा जाता है। आपका यानी आपको जो लिख रहा है उसके बारे में चर्चा होती है। उसके बाद क्रमशः हस्ताक्षर करने वाले का पदनाम होना चाहिए। इसके बाद यानी जो लिखने वाला जो है उसका पदनाम होना चाहिए। यह पत्र प्रथम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है, यानी वो बहुवचन में नहीं होता है, उसका अर्थ भी बहुवचन में नहीं निकालना चाहिए। तो ऐसे एक वचन में होता है और वह यानी क्या है, प्रथम पुरुष में होता है। पत्र की भाषा आदर्श आलेखन के अनुशासन से
शासित एवं प्रेरित होनी चाहिए। द्विअर्थी, भ्रमात्मक तथा अस्पष्ट, अर्थांतकारी अथवा अर्थभेदक नहीं होना चाहिए। उसमें एकार्थता होनी चाहिए। उस पत्र के द्वारा द्विअर्थ नहीं निकलने चाहिए, अस्पष्टता नहीं आनी चाहिए, या उसे यानी अलंकारों का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए और एकार्थ होना चाहिए। तो यह यानी जो भाषा है वो अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। द्विअर्थी या अनेक अर्थी शब्द अर्थ भी नहीं निकल सकता है, या उसमें भ्रम भी निर्माण नहीं हो सकता है। तो यह अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं या सरकारी पत्र होते हैं, उसकी लिखने की एक पद्धति है, ये देख लीजिए। यानी यह पद्धति है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, या उसके बाद यानी किसके द्वारा प्रेषित किया गया है और किसको भेजा दिया जाता है, या उसके बारे में अंत में क्या लिखा जाता है, यह हम देख सकते हैं। तो इसी तरह ये सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। तो ये यानी लिखने की पद्धति, या किस किस को हम भेज रहे हैं, संलग्न यानी किसको हमें यानी बताना है, किसको हमें निर्देश देना है, इसका भी नीचे उल्लेख होता है कि यानी आवश्यक जानकारी के लिए किसको प्रेषित की जाती है। यानी जिलाधीश हो या महाराष्ट्र केंद्र सरकार के द्वारा हो, तो यानी महाराष्ट्र सरकार को, और महाराष्ट्र सरकार किसको, सभी जिलाधीश, तहसील सभी को भेजते हैं। तो इस तरह यानी ये हो जाता है। तो एक उदाहरण के तौर में हम देते हैं कि ये जैसे अभ्यासक्रम जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा अभ्यासक्रम का नियोजन किया जाता है। तो वो किस तरह, तो यानी तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तरफ से ये नियोजन किया गया है, और यह उन्होंने निर्देश दिया है कि यानी नया अभ्यासक्रम हमें पठित अभ्यासक्रम जो है वो उसका पुनर्निर्माण करना है, और पुनर्निर्माण करने के लिए कई सूचना देनी है। तो इसी तरह केंद्र सरकार यानी नीचे सभी लोगों को इस तरह आदेश दे सकता है। ये लिखने की पद्धति है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय जो है वही से कौन भेज रहा है, तो महादेवन अय्यर उप सचिव भारत सरकार, यानी ये महादेवन अय्यर उप सचिव जो है वो भारत सरकार के हैं। किसे लिख रहे हैं, सेवा में यानी सहायक महानिदेशक हिंदी, दिल्ली प्रशासन दिल्ली। और यहाँ यानी जैसे हम देखते हैं कि यहाँ तिथि भी लिखी गई है कि यानी कैसी तिथि है, यह तिथि लिखी गई है कि यानी नई दिल्ली 22 फरवरी 1919 को लिखी गई है। और इसके बाद यह विषय भी दिया है, तो विषय दिया है कि यानी हिंदी कक्षाओं का पुनर्गठन, यानी हिंदी कक्षा जो है उसका अभ्यासक्रम जो है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो फिर महोदय लिखा है, प्रिय महोदय नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ यानी यह औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक नहीं है, इसी कारण यहाँ प्रिय महोदय ऐसा लिखा गया है। महोदय, मुझे उक्त विषय पर यह कहने का निर्देश हुआ है कि जो हिंदी कक्षाएं प्रशिक्षिताओं की संख्या में कमी होने के कारण समाप्त कर दी थी, उन्हें पुनः शुरू करने का निश्चय किया गया है। अतः निवेदन है कि आपके यहाँ हिंदी कक्षा जो बहुत समय से निलंबित पड़ी हुई है यथाशीघ्र पुनः शुरू कर दीजिए। यानी पुनर्कक्षा, पुनर्गठन, यानी फिर से कई कक्षाएं जो है वो हिंदी की बंद हो गई थी, और उसका कारण भी है कि यानी कमी होने के कारण प्रशिक्षणार्थी जो है वो कक्षाएं, प्रशिक्षणार्थी कम होने के कारण वो कक्षाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसकी आवश्यकता है, प्रशिक्षित यानी संख्या पूरी हो चुकी है, और इसी कारण फिर से यह यानी कक्षाओं का पुनर्गठन करना आवश्यक है। और आपके यहाँ जो बंद हुई कक्षाएं जो है, प्रशिक्षण जो है, फिर हम आपको यानी
शुरू करने का आदेश देते हैं, या निलंबित पड़ी है यानी बंद हो गई है, वह शुरू नहीं है, वो यथाशीघ्र यानी पुनः शुरू कर दी जाए, ऐसे वे कहते हैं। इस संबंध में यदि आपको कोई विशेष कठिनाई अनुभव हो तो कृपया लिखे, है ना। इसके बारे में फिर शुरू करने के लिए आपको कोई कठिनाई है तो हमें तुरंत उसके बारे में बता दीजिए, क्या समस्याएं है, क्या कठिनाइयां है। तो ऐसे एक दूसरे को आदेश देते हुए, एक दूसरे को सूचना करते हुए भी उसकी जो पत्र की भाषा जो होती है वो बहुत ही नम्रपूर्ण होती है। और नीचे कौन लिख रहा है? भवदीय। तो भवदीय महादेवन अय्यर, उप सचिव, भारत सरकार के द्वारा यह सूचना दी जा रही है। और किसको जानकारी के लिए, किसको किसको भेजना है? तो प्रतिलिपियां प्रेषित यानी अधीक्षक दिल्ली प्रशासन दिल्ली, लेखा अधिकारी दिल्ली प्रशासन दिल्ली। तो ऐसे यानी क्या है, उसे यानी उसका जो पालन करने वाले हैं, उसकी कार्यवाही करने वाले जो है, उन्हें यह पत्र भेजा जाता है। तो भाषा के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। भाषा लिखने वाले जो होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सामने वाला उसका द्विअर्थ भी न निकाले और उससे नाराज भी नहीं, क्योंकि ये सरकारी दफ्तर तो काम करने के लिए होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक की जिम्मेदारी होती है कि उसमें हर एक का हिस्सा होना अनिवार्य है। तो ये सरकारी पत्र जो होते हैं, यानी भारत सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकारों के द्वारा हो, उसकी भाषा जो होती है वो भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रयोग जो होता है जानबूझकर किया जाता है, और यहाँ प्रिय वगैरह कुछ नहीं होता है, सभी महोदय होते हैं, और यह महोदय के आधार पर यह पत्र लिखा जाता है। और जो लिखने वाला जो होता है उसका नाम, उसका पद, सब कुछ यानी नीचे यानी पत्र के प्रारंभ में भी होता है और पत्र के अंत में भी होता है। अगर इसके बारे में कोई अवधि तिथि दी जाती है, इस तिथि तक आपको कार्य पूरा करना है, तो वह भी तिथियां भी उसमें दी जाती है। तो ऐसे यानी ये उदाहरण यानी भारत सरकार के द्वारा हिंदी पुनर्श्रय पाठ्यक्रम जो है वह बंद होने के बाद फिर शुरू करने के लिए यानी अवर सचिव जो है वह अपने निचले अधिकारियों को यानी आदेश देते हैं या सूचना देते हैं कि अब छात्र परिपूर्ण हो चुके हैं, अब यह कार्य आप कर सकते हैं। तो ऐसे यह दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आजकल यानी कोरोना महामारी है या देश में अनेक समस्याएं चलती हुई दिखाई देती है। तो हर एक राज्य की अलग समस्या है, देश की अलग समस्या है, देश की आर्थिक समस्या है, गृह मंत्रालय की समस्या है, संरक्षण मंत्रालय की समस्या है। तो उसके बारे में कौन कौन कैसे काम करता है, जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में आज एक नई समस्या यानी नई नहीं है, पुरानी ही है, जैसे मराठा आरक्षण जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है। 2013 से ये समस्या उलझी हुई है, लेकिन एक सेशन आता है, दूसरा चला जाता है, कोई न्यायालय में जाता है, लेकिन क्या है न्यायालय ने भी उसे ठुकरा दिया। तो इसी कारण उपद्रव यानी क्रांति मोर्चा ऐसा उसका नाम कर दिया है। तो उपद्रव होता है हर राज्य में, तो केंद्र सरकार अपने राज्य से पूछता है कि उस उपद्रव का कारण क्या है, क्यों लोग उपद्रव कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, उसमें भी विद्रोह होता है। तो उस विश्वविद्यालय के लिए जो उपद्रव करने वाले जो छात्र है, तो उसके बारे में राज्य सरकार पहले उसे पूछता है, फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूछता है कि वहां उपद्रव करने वाले युवकों की समस्या क्या है। जैसे हम देखते हैं हर बार जेएनयू में बार बार यह कोलाहल होता है, आंदोलन होता है, तो वहां एक क्रांति का ही स्थान माना जाता है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में।
तो यह ऐसा होता है। तो हर राज्य को यानी केंद्र सवाल उस पर यानी उपद्रव जो करने वाले छात्र जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।